क्या आपको लगता है कि शेयर खरीदना सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या आपने कभी सुना है इन्वेस्टिंग इज जस्ट ग्लोरिफाइड गैम्बलिंग? असल में ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। बेंजामिन ग्राहम इसी फर्क को समझाने की कोशिश करते हैं इस किताब की शुरुआत में। वो कहते हैं, सट्टेबाजी वो है जहां आप अनुमान लगाते हैं और निवेश वो है जहां आप एनालिसिस करते हैं। एक जगह आप होप करते हैं, दूसरी जगह आप लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो आज हम इसी फर्क को समझेंगे ताकि अगली बार जब आप पैसे लगाएं, आप इन्वेस्टर हो, स्पेक्युलेटर नहीं। और हां, वॉरेन बफेट कहते हैं, यही किताब उन्हें मिलियनेयर नहीं, बिलियनेयर बनाने में मददगार रही। 1. निवेश बनाम सट्टा। निवेश और सट्टा दो अलग मानसिकताएं हैं। निवेश में आप किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल, कमाई की ताकत और लंबे समय के ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हैं। वही सट्टा सिर्फ प्राइस एक्शन पर आधारित होता है। आज खरीदा, कल बेचा वाली सोच। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि निवेश एक डिसिप्लिन्ड और डेटा ड्रिवन फैसला होता है, जबकि सट्टा ज्यादातर गैसवर्क पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, वॉरेन बफेट ने एप्पल में निवेश तब किया जब बाकी लोग टेक को अवॉइड कर रहे थे। उन्होंने कंपनी का कैश फ्लो और ब्रांड पावर देखा, नॉट सिर्फ प्राइस ट्रेंड। यही इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, लॉजिक नॉट लक। इन्वेस्टर समय के साथ दोस्ती करता है, जबकि स्पेक्युलेटर समय से लड़ता है। एक निवेशक सालों होल्ड करता है ताकि कंपाउंडिंग काम करे, लेकिन सट्टेबाज को सिर्फ जल्दी पैसे चाहिए। अगर आप 5,000 प्रति महीने का सिप करें 15 साल तक, तो आप 15 लाख रुपए से ज्यादा का कॉर्पस बना सकते हैं। ये रियल इन्वेस्टिंग है। इसके उलट 2021 में डॉगीकॉन की स्पेकुलेटिव रैली में कई युवाओं ने भारी पैसे लगाए और एलोन मस्क के एक ट्वीट पर सारा गेम बिगड़ गया। निवेश में समय एक एलाय होता है, सट्टा में समय एक टिकिंग बॉम्ब। इन्वेस्टिंग में रिस्क को समझा और कंट्रोल किया जाता है, डेट रेशियो, मोट, रेवेन्यू मॉडल, कंपटीशन को देखकर। सट्टा में रिस्क को नजरअंदाज किया जाता है, बस स्टॉक आज भागेगा वाली उम्मीद पर डिसीजन ले लिया जाता है। उदाहरण, 2022 के पेटीएम आईपीओ में बहुत लोग ब्लाइंड तरीके से कूद पड़े, बिना वैल्यूएशन समझे। कुछ ही महीनों में 2,150 रुपए का स्टॉक 500 रुपए पर आ गया। जो इन्वेस्टर रिस्क अवेयर था, उसने अवॉइड किया या लॉन्ग टर्म व्यू लिया। ग्राहम कहते हैं, निवेश रिस्क को मैनेज करता है, सट्टा रिस्क को बढ़ाता है। इमोशनल कंट्रोल इन्वेस्टिंग की बैकबोन है। फियर, ग्रीड और एफओएमओ, ये 3 एनिमीज है जिन्हें इन्वेस्टर इग्नोर करता है, लेकिन स्पेक्युलेटर हार मान लेता है। 2008 की गिरावट में जिन इन्वेस्टर्स ने अच्छे बिजनेसेस को होल्ड किया, उन्हें बाद में मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले। उदाहरण, एशियन पेंट्स उस वक्त 800 रुपए के आसपास था। 10 सालों में वो 3,000 प्लस हुआ। जिन्होंने पैनिक में बेच दिया, उन्हें सिर्फ लॉस मिला। इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन जीतता है, इमोशंस नहीं। निवेश में रिटर्न धीरे आता है, लेकिन मजबूत होता है। सट्टा में रिटर्न अचानक आता है और अक्सर चला भी जाता है। आपने सुना होगा कि कोई क्रिप्टो से 1 लाख रुपए बना गया, पर शायद 2 लाख रुपए का लॉस भी हो चुका हो, जिसे वो बताए नहीं। वही एक इन्वेस्टर जो कंसिस्टेंट सिप करता है, 20 साल में 1 रुपया करोड़ तक पहुंच सकता है। उदाहरण, एक युवक ने 2004 में एचडीएफसी बैंक में 1 लाख रुपए लगाए थे। 2020 तक वो 25 लाख रुपए से ज्यादा हो गए। रिटर्न तब मीनिंगफुल होता है जब वो भरोसे पर टिका हो, नॉट लक या टाइमिंग पर। बुकसीजी का मकसद है आपके माइंडसेट को शार्पन करना, चाहे आप बिगिनर हो या सीजन्ड इन्वेस्टर। आज आपने समझा कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा लगाने का तरीका नहीं है, ये सोचने का तरीका है। हर बार जब आप शेयर खरीदने जाएं, खुद से पूछिए, क्या मैंने इसकी वैल्यू समझी है या सिर्फ प्राइस देखा है? बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी कहती है, सच्चा इन्वेस्टर लॉजिक से चलता है, भीड़ से नहीं। तो अगली बार सोशल मीडिया के ट्रेंड से पहले बुकसीजी से पूछिए, ये सट्टा है या निवेश? 2. महंगाई और निवेश पर असर। महंगाई यानी इन्फ्लेशन वो प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ती हैं
और आपकी खरीदने की शक्ति कम होती जाती है। 100 रुपए में जो चीज आज मिलती है वही 5 साल बाद 130 या 150 रुपए में मिलेगी। ये मतलब है कि अगर आपकी सेविंग ब्याज से बढ़ नहीं रही तो उसका मूल्य धीरे धीरे घट रहा है। बेंजामिन ग्राहम ने इन्फ्लेशन को इन्वेस्टर का साइलेंट किलर बताया है, जो धीरे धीरे वेल्थ को खोखला करता है। उदाहरण, अगर आपने 2000 में 10 लाख रुपए सेव किए और उन्हें एफडी में रखा तो आज की कीमतों में वो परचेसिंग पावर 5 लाख के बराबर रह गई। यानी नॉमिनल वैल्यू तो बनी रही लेकिन असली वैल्यू गिर गई। इसलिए इन्वेस्टिंग इन्फ्लेशन को बीट करने का तरीका है सेविंग नहीं। महंगाई सबसे पहले फिक्स्ड इनकम निवेश को नुकसान पहुंचाती है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ या सेविंग्स अकाउंट। अगर एफडी आपको 5% ब्याज दे रही है और महंगाई 6% है तो आपकी परचेसिंग पावर एक्चुअली गिर रही है। ग्राहम का मानना है कि सिर्फ कैपिटल प्रेजर्वेशन से काम नहीं चलता, आपको कैपिटल अप्रिशिएशन भी चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए एफडी में लगाए 5% पर। 10 साल में 16.5 लाख रुपए बने, लेकिन महंगाई के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 12 लाख। इन्वेस्टर्स को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन से तेज रिटर्न्स दें, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या क्वालिटी स्टॉक्स। फिक्स्ड इनकम सेफ लगता है, लेकिन साइलेंट वेल्थ एरोजन का कारण बन सकता है। इक्विटी यानी शेयर्स इन्फ्लेशन के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा सकती हैं और उसी के अनुसार प्रॉफिट भी बढ़ता है। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, नेस्टल जैसी कंपनियां महंगाई के एनवायरनमेंट में भी अपना प्राइसिंग पावर मेंटेन कर सकती हैं। उदाहरण, एशियन पेंट्स ने रॉ मटेरियल महंगे होने के बावजूद मार्जिन बढ़ाया क्योंकि ब्रांड स्ट्रांग था और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिला। ग्राहम कहते हैं, इन्फ्लेशन को हराने के लिए आपको ओनरशिप चाहिए, लोन नहीं। इसका मतलब है कंपनी के मालिक बनिए, इक्विटी, बोरो नहीं, एफडी या बॉन्ड्स। महंगाई से बचने के लिए बहुत से लोग रियल एसेट्स जैसे गोल्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। ग्राहम मानते हैं कि ये एसेट्स कभी कभी इन्फ्लेशन हेज बन सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। गोल्ड का एग्जाम्पल ले, 2011 से 2020 तक इसके रिटर्न्स 6-7% थे, जबकि इन्फ्लेशन भी लगभग उतना ही था। रियल एस्टेट लोकेशन स्पेसिफिक होता है। अगर आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया तो इन्फ्लेशन क्या, प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। इक्विटी का बेनिफिट यह है कि डाइवर्सिफिकेशन और स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है। रियल एसेट्स टेम्पटिंग लगते हैं, लेकिन समझदारी से ही इन्फ्लेशन हेज बन सकते हैं। इन्फ्लेशन से बचने के लिए सबसे पहले अपनी इनकम और रिटर्न्स को इन्फ्लेशन एडजस्टेड सोचें। जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट में जाएं, पूछिए, क्या ये मेरी परचेसिंग पावर बढ़ाएगा या घटाएगा? अवॉइड करें सिर्फ नॉमिनल रिटर्न्स वाली स्कीम्स और सीखें कैसे इक्विटी या हाइब्रिड प्लान्स लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। उदाहरण, एक 5000 प्रति महीना सिप जिसे 12% केगर मिला, वो 20 साल में 50 लाख रुपए बन गया। इन्फ्लेशन के बावजूद आप वेल्थ बना सके। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। सोचिए, कहीं आप खुद अपनी परचेसिंग पावर डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे? बुक्सीजी का विजन है ऐसी किताबें पढ़ना और समझाना जो आपकी फाइनेंशियल सोच को शार्पन करें। हम महंगाई को एक बज़वर्ड नहीं मानते, बल्कि एक असली चुनौती मानते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिखाता है कि इन्फ्लेशन को हराना है तो माइंडसेट बदलो, टूल्स अपनाओ और स्ट्रैटेजी इवॉल्व करो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस सिलेक्शन लॉजिकल होना चाहिए। बुक्सीजी कहता है, हर रुपए का मूल्य समझिए, वरना मूल्यहीन हो जाएगा। चले अगले टॉपिक पर। अब निवेशकों को पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए? 3. शेयर बाजार का ऐतिहासिक विश्लेषण। शेयर बाजार का इतिहास हमें सिर्फ पुराने आंकड़े नहीं देता, ये इन्वेस्टर के माइंडसेट को शेप करता है। बेंजामिन ग्राहम ने बताया कि बाजार का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन उसमें रिकरिंग पैटर्न्स जरूर होते हैं। उदाहरण,
1929 का ग्रेट डिप्रेशन, 2000 का डॉट कॉम बबल, 2008 की फाइनेंशियल क्रैश, हर बार बाजार गिरा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा मौके मिले। अगर हम इतिहास को समझें तो हम पैनिक में डिसीजन नहीं लेते, हम स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते हैं। एक इन्वेस्टर जो सेंसेक्स को 1990 से फॉलो कर रहा है, वो जानता है कि गिरावटें आती है, लेकिन ग्रोथ भी लगातार होती है। मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का पावर है समय के साथ कंपाउंडिंग। भारत का सेंसेक्स 1986 में शुरू हुआ था और तब इसकी शुरुआत सिर्फ 100 बेस पॉइंट से हुई थी। आज वो 70,000 से ऊपर चल रहा है, यानी 700x से भी ज्यादा ग्रोथ। उदाहरण, किसी ने 1995 में 1 लाख रुपए सेंसेक्स में लगाए होते तो आज वो 1 रुपया करोड़ से ज्यादा होते। निफ्टी भी यही कहानी कहता है, जो भारत की 50 टॉप कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। ग्राहम कहते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज से डरिए मत, लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान दीजिए। इतिहास बताता है, मार्केट्स हर दौर से निकले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो या ग्लोबल रिसेशन। शेयर बाजार में हर बड़ी गिरावट का मतलब होता है बड़ा निवेश का मौका। उदाहरण, मार्च 2020 में कोविड के दौरान सेंसेक्स 40% गिरा, लेकिन उसके बाद 2 साल में 100% से ज्यादा बाउंस हुआ। जो इन्वेस्टर्स डर गए, उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन जिन्होंने फेथ रखा, उन्होंने रिकवरी का फायदा उठाया। बेंजामिन ग्राहम यही बताते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दूसरों के डर से खरीदता है और उनके ग्रीड से बेचता है। यह समझ लेना कि गिरावटें टेम्पररी होती है और वैल्यू परमानेंट होती है, यही इन्वेस्टर की मैच्योरिटी है। बाजार की ग्रोथ सिर्फ इंडेक्स से नहीं आती, वो कंपनियों के एक्चुअल परफॉर्मेंस से आती है। इन्फोसिस 1993 में 95 रुपए में लिस्ट हुआ, आज वो 1500 से ऊपर है और बोनस डिविडेंड्स को जोड़े तो मल्टी बैग बना है। मारुति सुजुकी, रिलायंस, टाइटन जैसी कंपनियों ने शुरुआती इन्वेस्टर्स को करोड़ों बना दिया। ग्राहम कहते हैं, एक अच्छा बिजनेस कभी न कभी सही वैल्यूएशन पा ही लेता है, इसीलिए कंपनी फंडामेंटल्स का हिस्टोरिकल डेटा देखना जरूरी है, न कि सिर्फ चार्ट पैटर्न्स। शेयर बाजार के इतिहास में फेयर और ग्रीड सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं। डॉट कॉम बबल में इन्वेस्टर्स ने सिर्फ टेक नाम पर पैसा लगाया और क्रैश के बाद 90% तक लॉस हुआ। बिटकॉइन की बुल रैली में भी कुछ लोग ओवरनाइट करोड़पति बने, लेकिन बहुतों को क्रैश में सब कुछ खोना पड़ा। मार्केट हर 10 साल में इमोशनल साइकिल से गुजरता है, इसलिए ग्राहम कहते हैं, बी रैशनल व्हेन अदर्स पैनिक। इतिहास हमें सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी स्किल है भावनाओं पर नियंत्रण। इतिहास सिर्फ पुराने इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये आज के नए इन्वेस्टर्स की रोड मैप भी है। अगर आप अपनी जर्नी 2024 में शुरू कर रहे हैं, तो पिछले 100 साल के डेटा आपको गाइड कर सकते हैं। पैसा तभी ग्रो करता है जब आप समय को अपना एलाय बनाते हैं और पैनिक को अपने स्ट्रैटेजी से हरा देते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने कहा, दुनिया बदलती है, लेकिन साउंड इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स नहीं। इतिहास आपकी मिस्टेक्स कम कर सकता है और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, बस उसे इग्नोर मत कीजिए। 4. पोर्टफोलियो निर्माण की रणनीति। एक पोर्टफोलियो आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स का समुच्चय होता है, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड और कैश। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखता। डाइवर्सिफिकेशन यानी एसेट्स को अलग अलग सेक्टर्स और रिस्क प्रोफाइल्स में बांटना सबसे जरूरी कदम है। अगर आपके सारे पैसे एक ही कंपनी में हैं और वो नीचे गिरती है, तो नुकसान भारी होगा। उदाहरण, 2008 में एक व्यक्ति ने सिर्फ रियल एस्टेट में निवेश किया था। रिसेशन के बाद उसकी पूरी वेल्थ फंस गई। वहीं जिसने इक्विटी और लिक्विड फंड्स में भी हिस्सा रखा, उसने बाउंस बैक का फायदा उठाया। ग्राहम 2 प्रकार के इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर सेफ इंस्ट्रूमेंट्स पसंद करता है, इंडेक्स फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स और बॉन्ड्स। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज्यादा मेहनत करता है, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, स्मॉल कैप जेम्स ढूंढता है। उदाहरण,
एक व्यक्ति ने केवल निफ्टी ईटीएफ में 10 लाख रुपए निवेश किए और 12 साल में 35 लाख रुपए बना लिए। ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। दूसरा व्यक्ति ने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे ओवरलुक्ड स्टॉक में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जो 10x हो गया। ये एंटरप्राइजिंग अप्रोच है। आपका पोर्टफोलियो आपकी पर्सनैलिटी और टाइम कमिटमेंट से मेल खाना चाहिए। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का सही अनुपात जरूरी होता है। इक्विटी ग्रोथ देता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी लाता है। डेट स्टेबिलिटी देता है, पर रिटर्न्स कम होते हैं। ग्राहम सजेस्ट करते हैं कि 50 के आसपास का बैलेंस रखें और एज गोल्स के अनुसार बदलें। उदाहरण, 35 साल के इन्वेस्टर ने एग्रेसिव पोर्टफोलियो चुना, 70% इक्विटी, 30% डेट। उसके 10 साल में हाई ग्रोथ देखने को मिला। वहीं 55 साल के इन्वेस्टर ने शिफ्ट किया कॉन्जर्वेटिव सेटअप पर, 30% इक्विटी, 70% डेट, ताकि रिटायरमेंट सेफ रहे। आपका पोर्टफोलियो समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और बिना रिसर्च के निवेश, ये 3 बातें पोर्टफोलियो को बर्बाद कर सकती है। उदाहरण, 2021 में कई इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो में अपना पूरा पैसा लगा दिया, डॉगी कॉइन के नाम पर। जब क्रैश आया तो उनमें से कई इमोशनली टूट गए क्योंकि कोई बैकअप एसेट नहीं था। ग्राहम यही सिखाते हैं। पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो डर के समय आपको शांत रखे। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और लिक्विडिटी होना भी पोर्टफोलियो की फाउंडेशन में आता है। पोर्टफोलियो स्टैटिक नहीं होता, उसे समय, उम्र और गोल्स के हिसाब से मॉडिफाई करते रहना चाहिए। अगर आपकी सैलरी बढ़ी या आपने नया गोल सेट किया, जैसे बच्चे की शिक्षा, तो पोर्टफोलियो में बदलाव जरूरी है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने 2020 में एग्रेसिव ग्रोथ पोर्टफोलियो रखा, लेकिन 2023 में होम लोन लिया। अब उसे स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो उसने डेट बढ़ाया। ग्राहम यही कहते हैं, इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो का गार्डियन बनना चाहिए, ना कि गैम्बलर। हर 6 महीने या साल में एक बार पोर्टफोलियो का फुल हेल्थ चेकअप करें। 5. कॉमन स्टॉक्स की भूमिका। कॉमन स्टॉक किसी कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आप उसके मुनाफे के हकदार बन जाते हैं। बेंजामिन ग्राहम इसे इन्वेस्टर की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, क्योंकि इसमें आपको कंपनी के ग्रोथ का डायरेक्ट हिस्सा मिलता है। आप सिर्फ प्राइस पर नहीं, कंपनी की प्रगति पर विश्वास जताते हैं। उदाहरण, जब कोई निवेशक नेस्टल इंडिया के शेयर्स खरीदता है, वो उस ब्रांड के फ्यूचर कैश फ्लोज पर दाव लगाता है, न कि सिर्फ अगले क्वार्टर की न्यूज पर। कॉमन स्टॉक्स इन्वेस्टर को वेल्थ बिल्डिंग का सबसे सशक्त माध्यम देते हैं, बशर्ते सिलेक्शन और पेशेंस हो। हर स्टॉक एक बिजनेस का हिस्सा है। ग्राहम बार बार ये बात कहते हैं। इसे सिर्फ टिकर समझना भूल है। इन्वेस्टर्स को प्राइस नहीं, कंपनी के उत्पाद, ब्रांड और रणनीति को देखना चाहिए। उदाहरण, एक व्यक्ति ने टाइटन में 2005 में निवेश किया, जब कंपनी सिर्फ नीश वॉच ब्रांड थी। आज वो कंज्यूमर रिटेल जायंट बन चुकी है और स्टॉक 100x बढ़ चुका है। स्टॉक प्राइस उस कंपनी की बिजनेस जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर आप समझते हैं कि बिजनेस कहा जा रहा है, आप इन्वेस्टर बन जाते हैं, ट्रेडर नहीं। कॉमन स्टॉक 2 तरीकों से वेल्थ देता है, प्राइस अप्रिशिएशन और डिविडेंड इनकम। जैसे कंपनी ग्रो करती है, शेयर की कीमत बढ़ती है और अच्छे बिजनेसेस समय समय पर डिविडेंड भी देते हैं। उदाहरण, आईटीसी ने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट डिविडेंड पेआउट्स दिए हैं, साथ में स्टेडी प्राइस ग्रोथ भी दी है। अगर आपने 2010 में आईटीसी में 2 लाख रुपए निवेश किए होते, तो आज आपके पास 6 लाख रुपए से ज्यादा और हर साल 1/15 के पैसिव डिविडेंड इनकम होती। कॉमन स्टॉक्स पावरफुल है, पर गलत सिलेक्शन नुकसान भी करवा सकता है। हर कंपनी विनर नहीं होती, कई फेल भी होती है। ग्राहम कहते हैं, सुरक्षा और मूल्य दोनों देखो। उदाहरण, यस बैंक एक टाइम पर तेजी से बढ़ा, लेकिन फंडामेंटल्स कमजोर थे और गलत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण क्रैश हो गया। इसलिए स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और बिजनेस मोड को एनालाइज करना जरूरी है। कॉमन स्टॉक शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का जरिया है।
इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, इन कंपनियों ने लगातार ग्रोथ दी है, लेकिन उन इन्वेस्टर्स को ही रिवॉर्ड मिला जिन्होंने पेशेंस रखा। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने 1995 में 50,000 इन्फोसिस में लगाए। आज वो 35 लाख रुपए से ज्यादा बन चुके हैं विद डिविडेंड्स बोनसेस। ग्राहम के अनुसार स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है, यानी क्वालिटी इवेंचुअली जीतती है। कॉमन स्टॉक्स इन्वेस्टर को सिर्फ रिटर्न्स नहीं देते, ये उसकी सोच बदलते हैं। आप मार्केट न्यूज से ऊपर उठते हैं और लॉन्ग टर्म विजन अपनाते हैं। बेंजामिन ग्राहम सिखाते हैं कि स्टॉक खरीदना मतलब ओनरशिप लेना, और ओनरशिप सोच में मैच्योरिटी लाता है। आज का स्मार्ट इन्वेस्टर फ्लैशी ट्रेंड्स नहीं, सॉलिड बिजनेसेस देखता है। कॉमन स्टॉक्स उसका ब्रिज बनते हैं, सेविंग से इन्वेस्टिंग तक और इन्वेस्टिंग से वेल्थ तक। 6. एक्टिव निवेशकों की रणनीति। एक्टिव या एंटरप्राइजिंग निवेशक वो होता है जो मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है, न कि बस एवरेज रिटर्न से संतुष्ट रहता है। बेंजामिन ग्राहम ऐसे इन्वेस्टर को अन्वेषक कहते हैं, जो हिडन वैल्यू ढूंढता है, कंपनी के अंदरूनी हालात को समझता है। ये व्यक्ति खुद स्टॉक रिसर्च करता है, प्राइस मूवमेंट से ज्यादा बिजनेस को एनालाइज करता है। उदाहरण, जब सब लोग रिलायंस और इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहे थे, एक एक्टिव निवेशक ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई किया, जिसने अगले 5 साल में 10x रिटर्न दिया। ऐसे इन्वेस्टर्स समय, मेहनत और डिसिप्लिन में विश्वास करते हैं, यही उनका एज बनता है। एक्टिव निवेशक ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करता, वो कंपनी का मोट, ग्रोथ पोटेंशियल, फाइनेंशियल रेशियोज और सेक्टरल ट्रेंड्स डीपली समझता है। ग्राहम कहते हैं कि पढ़ो, सोचो और फिर निवेश करो। यही एक्टिव इन्वेस्टिंग का मंत्र है। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने लॉरस लैब्स की क्वार्टरली रिपोर्ट्स को गहराई से समझा, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे थे, आरडी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था। उसने स्टेक लिया जब कीमत 300 रुपए थी और वो 800 रुपए तक गया, सिर्फ डीप रिसर्च की ताकत से। डेटा ड्रिवन होना इस स्ट्रैटेजी की जान है। एंटरप्राइजिंग निवेशक हमेशा प्राइस नहीं, वैल्यू देखता है, यानी कंपनी कितनी अच्छी है, उसका इंट्रिंसिक वर्थ क्या है। अगर कोई स्टॉक 500 रुपए पर मिल रहा है लेकिन उसका ट्रू वैल्यू 800 रुपए है, तो ये बार्गेन है। उदाहरण, एमआरएफ का स्टॉक एक समय 75,000 था और लोग डर गए, इतना महंगा शेयर। लेकिन जिन निवेशकों ने उसके ईपीएस, रो और बिजनेस मोड को समझा, उन्हें पता था कि प्राइस ऊंचा होने का मतलब वैल्यू भी ज्यादा है। ग्राहम यही सिखाते हैं, सस्ता देखकर खरीदो मत, मूल्य देखकर खरीदो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। वो पैनिक नहीं करता, बल्कि गिरावट में वैल्यू स्टॉक्स खोजता है। उदाहरण, मार्च 2020 में कोटक बैंक 1,600 से 1,000 तक गिर गया था। बहुत लोगों ने पैनिक में बेच दिया। एक एक्टिव इन्वेस्टर ने डाउनसाइड में एंट्री ली क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रांग थी और अगले 1 साल में वो 1,900 प्लस पहुंच गया। बेंजामिन ग्राहम इसे मिस्टर मार्केट से लाभ लेना कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए नहीं होती, इसमें समय देना पड़ता है, पढ़ाई करनी होती है और डिसीजंस सेल्फ ड्रिवन होते हैं। मार्केट नॉइज डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कभी कभी लॉसेस भी अर्ली स्ट्रैटेजी में होते हैं। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने मनपसंद बेवरेजेस को ग्रोथ स्टोरी समझकर खरीदा, लेकिन अकाउंटिंग फ्रॉड निकलने के बाद स्टॉक क्रैश हो गया। एक्टिव इन्वेस्टर को अपने मिस्टेक से सीखना होता है और अपनी थीसिस बार बार वैलिडेट करनी होती है। ग्राहम कहते हैं, असली निवेशक गलतियां नहीं रोकता, वो उन्हें संभालना सीखता है। अगर आपके पास समय है, बिजनेस इंटरेस्ट है और स्टॉक मार्केट में लॉजिकल क्यूरियोसिटी है, तो एक्टिव इन्वेस्टिंग रिवॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप पैसिव रहना पसंद करते हैं, तो इंडेक्स फंड्स या डिफेंसिव इन्वेस्टिंग बेटर होगी। ग्राहम के अनुसार एक्टिव निवेशक वही बन सकता है जो कमिटमेंट और लर्निंग से डरता नहीं। आपका टेम्परामेंट, पेशेंस और स्ट्रैटेजी ये तय करेगा कि आप मिस्टर मार्केट के गेम में मास्टर बनते हैं या उसके शिकार। तो सोचिए, आप केवल प्राइस फॉलो कर रहे हैं या वैल्यू को डीकोड कर रहे हैं। 7. बाजार की उतार चढ़ाव
और निवेश अनुशासन। बेंजामिन ग्राहम ने मिस्टर मार्केट को एक काल्पनिक साथी की तरह पेश किया जो हर दिन मूड बदलता है, कभी बहुत खुश, कभी निराश, कभी बेचैन। मार्केट में रोज भाव बदलते हैं, न्यूज, इमोशंस और सेंटिमेंट से ड्रिवन होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इससे प्रभावित नहीं होता। वो अपने एनालिसिस और वैल्यूएशन से चलता है। उदाहरण, मार्च 2023 में अडानी ग्रुप स्टॉक्स में भारी गिरावट आई, लेकिन जिन निवेशकों ने फंडामेंटल्स पर भरोसा रखा उन्हें बाद में रिकवरी का फायदा मिला। ग्राहम कहते हैं, मिस्टर मार्केट को आपका मास्टर मत बनने दो, उसे अपना सर्वेंट बनाओ। जब बाजार गिरता है, ज्यादातर लोग पैनिक में आकर बेच देते हैं और नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन ग्राहम समझाते हैं कि प्राइस गिरना बिजनेस के वैल्यू बदलने जैसा नहीं होता। उदाहरण, 2020 में कोविड क्रैश के दौरान SBI कार्ड्स 1000 से 500 रुपए के नीचे आ गया, लेकिन बिजनेस सॉलिड था। जिन्होंने उस समय पैनिक में बेचा उन्हें नुकसान हुआ, जिन्होंने होल्ड किया उन्हें 2023 तक रिकवरी मिली। वॉलेटिलिटी अक्सर इरैशनल होती है, उससे डरकर नहीं, उसे समझकर निवेश करना चाहिए। निवेश में स्ट्रैटेजी से ज्यादा उसका पालन मायने रखता है। डिसिप्लिन ही आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ देता है। हर गिरावट में डरना, हर बढ़त में लालची होना इन्वेस्टर के दुश्मन है। उदाहरण, एक सिप इन्वेस्टर जिसने 2008, 2013 और 2020 के क्रैश में भी निवेश जारी रखा, उसके रिटर्न्स आज 20 रुपए लाख प्लस है। डिसिप्लिन का मतलब है फिक्स्ड प्लान फॉलो करना, चाहे मार्केट जो करे। ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। फियर, ग्रीड और FOMO, ये 3 इमोशनल ट्रैप्स इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं। लोग गिरते मार्केट में डर जाते हैं और तेजी में सब कुछ खरीदना चाहते हैं। उदाहरण, 2021 में लोग ज़ोमैटो IPO के बाद 140 रुपए पर खरीदकर 50 रुपए तक गिरने पर बेच बैठे, सिर्फ भीड़ के साथ चलकर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये ट्रैप्स पहचानता है और अवॉइड करता है। ग्राहम सजेस्ट करते हैं कि एक चेकलिस्ट बनाओ और उसके आधार पर ही एक्शन लो, इमोशंस पर नहीं। बाजार की गड़बड़ी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए एक मौका है, ना कि चिंता। जब सब बेच रहे हों, तब वैल्यू खोजने का मौका होता है। उदाहरण, 2008 में टाटा मोटर्स 130 रुपए तक गिरा, लेकिन इन्वेस्टर ने देखा कि कंपनी जैगुआर लैंड रोवर खरीद रही है। आज वही इन्वेस्टर 130 रुपए से 650 रुपए के लेवल्स देख चुका है। ग्राहम यही सिखाते हैं, इमोशन से नहीं, लॉजिक से वॉलेटिलिटी का फायदा उठाओ। इन्वेस्टिंग में स्ट्रैटेजी जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजी। अगर आपकी सोच पैनिक से ड्रिवन है, तो स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने परफेक्ट स्टॉक पिक किया, लेकिन गिरावट में डरकर बेच दिया और फिर रिग्रेट किया। ग्राहम यही कहते हैं, इन्वेस्टर को खुद पर विश्वास रखना चाहिए, भीड़ पर नहीं। स्ट्रैटेजी तभी असरदार होगी जब आप उसे निभा पाए, और उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है। 8. म्यूचुअल फंड्स और वित्तीय सलाहकार। म्यूचुअल फंड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जहां बहुत सारे निवेशकों का पैसा एकत्रित करके प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स उसे शेयर, बॉन्ड या अन्य सिक्योरिटीज में लगाते हैं। ये उन लोगों के लिए आइडियल होते हैं जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहते या समय की कमी है। बेंजामिन ग्राहम उन्हें एक सुविधाजनक विकल्प मानते हैं, पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचने की सलाह भी देते हैं। उदाहरण, HDFC इक्विटी फंड ने पिछले 15 सालों में एवरेज 12-14% रिटर्न दिया है, यानी सिप करने वाले इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन बीटिंग ग्रोथ मिली। लेकिन परफॉर्मेंस फंड मैनेजर पर निर्भर होता है, वो बदलता है तो रिटर्न भी बदल सकता है। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स चुनता है जो आउट परफॉर्म कर सके। पैसिव फंड्स इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स। एक्टिव फंड्स में फीस ज्यादा होती है, और अगर मैनेजर अच्छा है तो रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। पैसिव फंड्स लो कॉस्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी देते हैं। उदाहरण, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने
पिछले 10 सालों में करीब 11% केगर रिटर्न दिया है। कम फीस में कंसिस्टेंट ग्रोथ। ग्राम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो पैसिव फंड्स सेफर ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी देते हैं, यानी थोड़े पैसों में बहुत सारी कंपनीज में निवेश। सिप जैसे टूल से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग पॉसिबल है। आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, मार्केट से घबराए बिना। उदाहरण, एक युवा निवेशक ने 22 साल की उम्र से 5,000 प्रति महीना की सिप शुरू की। 20 साल में वो 50+ लाख तक का कॉर्पस बना चुका है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कम रिस्क और एक स्टेडी ग्रोथ कर्व, यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को चाहिए। हर म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होता। कुछ हाई एक्सपेंस रेशियो, पुअर स्टॉक पिक्स या इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स सिर्फ पिछले रिटर्न्स देखकर खरीद लेते हैं, जबकि जरूरी है फंड के पोर्टफोलियो, स्ट्रैटेजी और टीम को समझना। उदाहरण, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 2020 में कुछ डेट फंड्स बंद कर दिए थे। कई इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया। ग्राहम कहते हैं, सिर्फ कंफर्ट के लिए निवेश मत करो, लॉजिक और फैक्ट से करो। एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क टॉलरेंस और गोल्स के आधार पर सही म्यूचुअल फंड रेकमेंड कर सकता है। लेकिन ग्राहम ये भी कहते हैं कि एडवाइजर का सुझाव ब्लाइंडली नहीं अपनाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। उदाहरण, कुछ एडवाइजर्स कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिससे इन्वेस्टर को नुकसान और एडवाइजर को लाभ होता है। एक समझदार इन्वेस्टर एडवाइजर से सवाल पूछता है, आप फी कैसे कमाते हैं? आपने खुद क्या निवेश किया है? ट्रू एडवाइजर गाइड करता है, मैनिपुलेट नहीं। अगर आपको फाइनेंस समझने में मजा आता है तो आप खुद डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर समय या जानकारी कम है तो म्यूचुअल फंड्स और एडवाइजर आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम मानते हैं, हर इन्वेस्टर को अपनी परिस्थिति के अनुसार मेथड चुनना चाहिए। उदाहरण, एक बिजी डॉक्टर ने फुल टाइम एडवाइजर और सिप्स के जरिए 15 साल में ₹1 करोड़ वेल्थ बनाया, जबकि उसका दोस्त खुद रिसर्च करके स्मॉल कैप्स में मल्टी बैग बना। अल्टीमेटली गोल है वेल्थ क्रिएशन, रास्ते अलग हो सकते हैं। 9. अर्निंग रिपोर्ट और मूलभूत विश्लेषण। अर्निंग रिपोर्ट यानी किसी कंपनी की तिमाही या वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, जिसमें उसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, खर्च और अन्य आर्थिक संकेतकों की जानकारी होती है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, कंपनी की सच्चाई अर्निंग रिपोर्ट में छिपी होती है, हेडलाइंस में नहीं। इस रिपोर्ट से आपको समझ आता है कि कंपनी कितना कमा रही है और कितनी एफिशिएंटली खर्च कर रही है। उदाहरण, इन्फोसिस की Q4 रिपोर्ट में जब प्रॉफिट 15% बढ़ा और मार्जिन स्टेबल रहा, तब इन्वेस्टर ने देखा कि ग्रोथ सस्टेनेबल है। ऐसी रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स नहीं, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी की डायरेक्शन तय करती है। EPS, अर्निंग्स पर शेयर, बताता है कि कंपनी हर शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। मार्जिन्स दिखाते हैं, बिक्री के मुकाबले कंपनी का ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट कितना है। कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ दिखाने वाली कंपनियां इन्वेस्टर के लिए मैग्नेट होती है। उदाहरण, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी-मार्ट ने कई सालों तक 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ और हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स बनाए रखे, जिसने उसे मल्टी बैग बना दिया। ग्राहम कहते हैं, नंबर्स टेम्पररी नहीं होने चाहिए, वो लगातार मजबूत दिखने चाहिए। बैलेंस शीट किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का स्नैपशॉट होती है। इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी शामिल होते हैं। लो डेट और हाई रिजर्व्स वाली कंपनी क्राइसिस में भी टिकती है। उदाहरण, मरिको के पास हमेशा स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स और नेग्लिजिबल डेट रहा है, जिसकी वजह से उसने कोविड की गिरावट में भी स्टेडी परफॉर्मेंस दिया। ग्राहम मानते हैं, बोरोड ग्रोथ रिस्की होती है, इक्विटी फंडेड ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। बैलेंस शीट से आप रिस्क का अंदाजा लगा सकते हैं, ना कि सिर्फ ग्रोथ का। कई कंपनियां क्रिएटिव अकाउंटिंग करके प्रॉफिट दिखाती है, पर कैश फ्लो कमजोर होता है। ग्राहम सलाह देते हैं, प्रॉफिट पर मत जाइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर देखिए। उदाहरण, जेट एयरवेज ने कई साल तक अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखाया, लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव था, जिसकी वजह से इवेंचुअली कंपनी दिवालिया हो गई।
वास्तविक निवेशक प्रॉफिट के पीछे के सोर्सेज को गहराई से समझते हैं। अगर रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं लेकिन कैश नहीं आ रहा, तो रेवेन्यू सिर्फ दिखावा हो सकता है। किसी कंपनी को अकेले एनालाइज करना ठीक नहीं, उसे पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करना जरूरी है। कौन सी कंपनी इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर मार्जिन्स, ग्रोथ और एफिशिएंसी दिखा रही है? उदाहरण, पेंट सेक्टर में बर्गर पेंट्स वर्सेस एशियन पेंट्स का कंपैरिजन करके इन्वेस्टर्स को समझ आता है कि कौन बेटर मैनेज कर रहा है। ग्राहम की फिलॉसफी है, एक अच्छा बिजनेस तब दिखता है जब बाकी उससे कमजोर लगते हैं। पीयर कंपैरिजन से आपको मार्केट पोजीशनिंग, प्राइसिंग पावर और फ्यूचर पोटेंशियल समझ आता है। फंडामेंटल एनालिसिस यानी कंपनी के नंबर्स, मार्केट शेयर, स्ट्रैटेजी और रिस्क्स को गहराई से समझना। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, प्राइस केवल अनुमान है, फंडामेंटल्स ही सच्चाई है। जो इन्वेस्टर टेक्निकल इंडिकेटर्स या टिप्स पर भरोसा करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में नुकसान उठा सकते हैं। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने दीपक नाइट्राइट को उसके स्ट्रॉन्ग केमिकल पोर्टफोलियो, एक्सपोर्ट्स डेटा और रोज के बेस पर चुना, ना कि न्यूज पर। आज वो स्टॉक मल्टी बैग बन चुका है, सिर्फ फंडामेंटल कन्विक्शन से। 10 वास्तविक कंपनियों के उदाहरण और सीख। ग्राहम सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वो रियल कंपनीज की केस स्टडीज दिखाते हैं ताकि इन्वेस्टर ग्राउंड रियलिटी समझे। उनका मानना है कि नंबर्स तभी मायने रखते हैं जब उनका प्रैक्टिकल असर देखा जाए। उदाहरण, उन्होंने नॉर्दर्न पाइपलाइन और पेन सेंट्रल जैसी कंपनियों का विश्लेषण किया, जहां फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे लेकिन मार्केट ने इग्नोर किया। इन्वेस्टर को सीखना है कि अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की खोज सिर्फ स्कैनर से नहीं, सोच और गहराई से होती है। केस स्टडीज आपको सिखाती है वैल्यूएशन, बिजनेस क्वालिटी और इमोशन फ्री एनालिसिस कैसे काम करता है। ये कंपनी तेल पाइपलाइन में थी, एसेट्स बड़े थे, इनकम स्टेडी थी, लेकिन मार्केट प्राइस स्टैग्नेंट। ग्राहम ने इसकी एनुअल रिपोर्ट में देखा कि कंपनी के पास भारी सिक्योरिटीज थे जो इग्नोर्ड थे। उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा कि शेयर होल्डर को क्यों डिविडेंड नहीं मिल रहा, और उन्होंने शेयर होल्डर एक्टिविज्म दिखाया। रियल लाइफ सीख, अगर आप रिपोर्ट अच्छे से पढ़े और सवाल पूछें तो आप वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं। इन्वेस्टर पैसिव नहीं, एक्टिव ऑब्जर्वर होना चाहिए। ये एक बड़ी रेल कंपनी थी जिसका नेटवर्क अमेरिका भर में फैला हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और डेट ओवरयूज ने इसे कोलैप्स की ओर ले जाया। ग्राहम इस केस से ये सीख देते हैं कि सिर्फ कंपनी का साइज और ब्रांड देखकर निवेश मत करो। डेट और गवर्नेंस इक्वली जरूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल, भारत में एफएस की तरह पेन सेंट्रल भी इतने बड़े थे कि लोग सोचते थे फेल कैसे हो सकती है, और फिर वो फेल हो गई। लेसन, हर कंपनी को उसका इनर हेल्थ तय करती है, आउटर ब्रांड नहीं। ग्राहम कहते हैं, असली इन्वेस्टर वो है जो सरफेस से नीचे जाकर कंपनीज हिडन वैल्यू देखता है। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने 2014 में हेडलबर्ग सीमेंट को देखा। स्टॉक बोरिंग था, लेकिन एसेट रिच था और डिमांड बढ़ रही थी। उसने इग्नोर्ड स्टॉक में इन्वेस्ट किया और 4 साल में 4x रिटर्न मिला। केस स्टडीज सिखाती है कि कभी कभी डल दिखने वाली कंपनियां भी गोल्ड माइन हो सकती है। आपका काम है समझना, इंतजार करना और डिसाइसिव एक्शन लेना। कई इन्वेस्टर्स फैंसी नेम्स, हाइप और स्पेक्युलेटिव स्टोरीज पर इन्वेस्ट करते हैं। ग्राहम के केस स्टडीज यही दिखाते हैं कि ओवर ऑप्टिमिज्म डेंजरस है। उदाहरण, बेंजामिन ग्राहम ने एलिड केमिकल जैसे स्टॉक्स को अवॉइड किया जब वो ओवरवैल्यूड थे, क्योंकि नंबर सपोर्ट नहीं करते थे। भारत में भी कई लोग पेटीएम जैसे हाई प्रोफाइल आईपीओ में बिना डेप्थ के घुसते हैं और बर्न हो जाते हैं। लेसन, हर चमकता आईपीओ जरूरी नहीं कि डायमंड हो, ग्राहम सिखाते हैं फैक्ट्स डोंट लाई, हाइप डज। केस स्टडीज का मकसद सिर्फ जानना नहीं, सोच को तेज करना है। बेंजामिन ग्राहम चाहते थे कि इन्वेस्टर पैटर्न पहचाने, कब कीमत अंडरवैल्यूड होती है, कब मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है। हर उदाहरण ये दिखाता है कि इन्वेस्टिंग में क्यूरियोसिटी, स्केप्टिसिज्म और लॉजिक जरूरी है। आज आप इन्फोसिस या मरीको को सुपरफिशियली देख सकते हैं,
लेकिन ग्राहम की लेंस से देखेंगे तो बिजनेस मोट और वैल्यूएशन सिनर्जी पर ध्यान जाएगा। इन्वेस्टर का असली पावर उसकी सोच में है और केस स्टडीज वो सोच तैयार करती है। 11. शेयर चयन के सिद्धांत। शेयर खरीदना केवल टिकर्स पर भरोसा करना नहीं होता। ये एक सोच, शोध और धैर्य का परिणाम होता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो कंपनीज की वैल्यू को प्राइस से अलग पहचानता है। शेयर चयन का उद्देश्य है ऐसे बिजनेसेस ढूंढना जो लंबे समय तक वेल्थ बना सके, ना कि सिर्फ आज के न्यूज ड्रिवन मोमेंटम से चले। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने 2013 में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को चुना क्योंकि कंपनी की मोनोपोली और कंसिस्टेंट मार्जिन्स मजबूत थे। वो डिसीजन शॉर्ट टर्म हाइप पर नहीं, बिजनेस लॉजिक पर था और इन्वेस्टर को 5x रिटर्न मिला। डिफेंसिव इन्वेस्टर सुरक्षित, प्रेडिक्टेबल कंपनियां चुनता है, जैसे ब्लू चिप्स, लार्ज कैप्स और इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अंडररेटेड, मिसप्राइज्ड या हिडन जेम्स ढूंढता है, जैसे स्मॉल मिड कैप्स जिनमें वैल्यू अनलॉक हो सकती है। ग्राहम के अनुसार आपका सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आपकी मेहनत और रिस्क टॉलरेंस से जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण, एक डिफेंसिव निवेशक ने HDFC बैंक में कंसिस्टेंट डिविडेंड और स्टेबल ग्रोथ के कारण 5 लाख रुपए लगाए और स्टेडी कंपाउंडिंग का फायदा लिया। वहीं एक एंटरप्राइजिंग निवेशक ने दीपक नाइट्राइट को अर्ली स्टेज में पिक किया और 10x रिटर्न्स पाए। शेयर चुनते समय कुछ की फिल्टर होते हैं। रो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, EPS ग्रोथ और प्रमोटर होल्डिंग। ग्राहम सिखाते हैं 5 से 7 ऐसे फिल्टर्स तय करो जो आपको मीनिंगफुल स्क्रीनिंग दे। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने पेज इंडस्ट्रीज को रोज 40% और कंसिस्टेंट EPS बढ़त के कारण चुना, जिससे लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग वेल्थ बनी। सिर्फ सस्ते शेयर खरीदना इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग नहीं होता। ग्राहम सिखाते हैं कि सही मूल्यांकन देखकर इन्वेस्ट करें। अगर एक कंपनी 200 रुपए पर मिल रही है लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 300 रुपए है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाता है। उदाहरण, भारत में अमारा राजा बैटरीज एक समय अंडरवैल्यूड था। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने के बावजूद इग्नोर रहा। जिन निवेशकों ने वैल्यू देखा, उन्हें बाद में अपसाइड मिला। प्राइस को कॉन्टेक्स्ट से समझना ही सही सिलेक्शन का आधार है। बाजार में चमकते हुए IPOs, FOMO ड्रिवन ट्रेड्स और इन्फ्लुएंसर टिप्स से बचना जरूरी है। ग्राहम मानते हैं, शेयर खरीदते समय अपने पैसे के साथ जैसे बिजनेस खरीद रहे हों, उसी सीरियसनेस से सोचें। उदाहरण, 2021 में जोमैटो IPO में हाइप के कारण बहुत लोगों ने 140 रुपए पर खरीद लिया, बिना रेवेन्यू मॉडल और प्रॉफिटेबिलिटी समझे। जब शेयर 50 रुपए तक गिरा तो पैनिक सेलिंग हुई। इसीलिए सिलेक्शन में इमोशन नहीं, इवैल्यूएशन होना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम ने खुद कुछ टाइमलेस फिल्टर्स दिए थे जिनसे क्वालिटी शेयर्स को जल्दी पहचान सकते हैं। 1. मजबूत फाइनेंशियल हिस्ट्री। 2. कंसिस्टेंट डिविडेंड पेआउट्स। 3. लो डेट लेवल्स। 4. कंपिटिटिव एडवांटेज। 5. लॉन्ग टर्म बिजनेस विजन। उदाहरण, नेस्टल इंडिया इन सारे फिल्टर्स पर खरी उतरती है। डेकेड्स लॉन्ग कंसिस्टेंसी, ब्रांड मोट और स्टेबल प्रॉफिट्स। ग्राहम कहते हैं, शेयर खरीदना मतलब ओनरशिप लेना, तो ओनर बनने से पहले कंपनी की सोल समझो। 12. कन्वर्टिबल्स और वारंट्स। कन्वर्टिबल्स और वारंट्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इक्विटी से जुड़े होते हैं लेकिन सीधे शेयर्स नहीं होते। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स वो होते हैं जिन्हें आप बाद में शेयर्स में बदल सकते हैं, यानी डेट प्लस इक्विटी का मिश्रण। वारंट्स आपको एक फिक्स्ड प्राइस पर फ्यूचर में शेयर्स खरीदने का अधिकार देते हैं, बगैर ओनरशिप के। अभी बेंजामिन ग्राहम इनको हाइब्रिड टूल्स मानते हैं जो समझदारी से इस्तेमाल किए जाएं तो इन्वेस्टर को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। उदाहरण, टाटा मोटर्स ने 2008 में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी किए थे, जिसने इन्वेस्टर्स को बाद में इक्विटी ओनरशिप दी जब प्राइस ऊपर गया। जब आप किसी कंपनी का कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदते हैं तो शुरुआत में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, जैसे किसी लोन का। बाद में जब कंपनी परफॉर्म करती है और स्टॉक प्राइस बढ़ता है, तब आप इस बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यानी डाउनसाइड में प्रोटेक्शन और अपसाइड में पार्टिसिपेशन। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने बजाज फाइनेंस के कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया। उसे 7.5% सालाना इंटरेस्ट भी मिला और बाद में शेयर्स में कन्वर्ट करके 3x रिटर्न भी। ग्राहम इसे डुअल बेनिफिट स्ट्रैटेजी कहते हैं। वारंट एक ऐसा विकल्प होता है जो आपको फ्यूचर में एक तय कीमत पर कंपनी के शेयर खरीदने का अधिकार देता है। ये अक्सर आईपीओज या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, एक इंसेंटिव की तरह। उदाहरण, जी एंटरटेनमेंट ने 2015 में वारंट्स ऑफर किए जिसमें 150 रुपए पर शेयर खरीदने का अधिकार था। बाद में शेयर 220 रुपए तक गया। इन्वेस्टर्स ने 70 शेयर का लाभ कमाया, सिर्फ वारंट कन्वर्शन से। ग्राहम कहते हैं, वारंट्स स्पेक्युलेटिव हो सकते हैं, पर सही वैल्यू दिखे तो पावरफुल एंट्री पॉइंट बनते हैं। इन जितने फ्लेक्सिबल हैं, उतने ही कॉम्प्लेक्स भी हैं। इसलिए इन्वेस्टर को सभी क्लॉजेस और एक्सपायरी कंडीशंस समझनी चाहिए। कई बार कंपनीज इन इंस्ट्रूमेंट्स को डाइल्यूट करने के लिए इस्तेमाल करती है, जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप कम हो जाती है। उदाहरण, वोडाफोन आइडिया ने मल्टीपल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स जारी किए और जब वो कन्वर्ट हुए तो बड़े इन्वेस्टर्स का स्टेक डाइल्यूट हो गया। ग्राहम बताते हैं, जब ओनरशिप पानी बन जाए तो वैल्यू भी पतली हो जाती है। इसलिए कन्वर्शन टर्म्स और डाइल्यूशन इंपैक्ट समझना क्रिटिकल है। अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी से बचकर धीरे इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ अपसाइड भी चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी पर फिट बैठते हैं। वारंट्स तब अच्छे हैं जब आप किसी आईपीओ या स्ट्रैटेजिक एंट्री में कम कैपिटल से भाग लेना चाहें। उदाहरण, एक निवेशक ने एडलवेज के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लिए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 2 साल में 16 लाख रुपए तक का पोर्टफोलियो बनाया। इक्विटी अपसाइड ने बॉन्ड से ज्यादा कमाया। लेकिन ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्सिटी को समझना जरूरी है, वरना ये टूल्स ट्रैप बन सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम मानते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नए टूल से नहीं डरता, वो उन्हें समझकर इस्तेमाल करता है। कन्वर्टेबल और वारंट्स आपको एज देते हैं, बशर्ते सिलेक्शन सही हो, टर्म्स साफ हो और मार्केट टाइमिंग समझ हो। आज इंडिया में कई कंपनीज इनोवेशन के साथ कैपिटल रेज कर रही हैं। ये हाइब्रिड टूल्स उसमें ही इस्तेमाल हो रहे हैं। आपका काम है प्रोडक्ट को डीकोड करना, ब्लाइंड फेथ नहीं रखना। इन्वेस्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन का सही संतुलन, यही इन इंस्ट्रूमेंट्स का मकसद है। 13. मैनेजमेंट और डिविडेंड नीति। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, कंपनी चाहे जितनी अच्छी हो, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो इन्वेस्टर का कैपिटल रिस्क में रहता है। इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और कैपिटल एलोकेशन की योग्यता, यही 3 पिलर्स हैं जिस पर मैनेजमेंट को परखा जाता है। उदाहरण, इन्फोसिस की लीडरशिप ने रिसेशन में भी डिविडेंड दिया और ग्रोथ बरकरार रखी। इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट मिला। कभी कभी अच्छे प्रोडक्ट्स वाली कंपनी भी खराब मैनेजमेंट के चलते फेल हो जाती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एनुअल रिपोर्ट को सिर्फ अर्निंग्स देखने के लिए नहीं पढ़ता, वो ये देखता है कि मैनेजमेंट ने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया। क्या उन्होंने बोनस, सैलरी या स्टॉक बायबैक पर ज्यादा खर्च किया? क्या उन्होंने अपनी गलती एडमिट की कभी? उदाहरण, मरिको के सीईओ ने 2018 में मार्जिन प्रेशर पर खुलकर बात की और स्ट्रैटेजी बदली। ग्राहम इसे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कहते हैं, जो शेयर होल्डर के लिए सबसे बड़ी एसेट है। डिविडेंड यानी शेयर होल्डर को उसका हिस्सा वापस देना। ग्राहम मानते हैं कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने वाली कंपनी शेयर होल्डर को वैल्यू देती है, न कि सिर्फ ग्रोथ का वादा। उदाहरण, आईटीसी ने 2020 के लॉकडाउन में भी 10 शेयर डिविडेंड दिया, जिससे निवेशकों को स्टेबिलिटी महसूस हुई। नो डिविडेंड पॉलिसी का मतलब कंपनी पैसा रोक रही है, पर सवाल उठता है, क्यों? अगर कोई कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है पर डिविडेंड नहीं देती, तो इन्वेस्टर को सोचना चाहिए, क्या कैश सही जगह रीइन्वेस्ट हो रहा है? उदाहरण, Amazon लंबे समय तक डिविडेंड नहीं देता, लेकिन ग्रोथ रीइन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड रही। पर इंडिया में कई स्मॉल कैप्स ऐसे भी हैं जो बिना डिविडेंड के सिर्फ स्पेक्युलेटिव हाइप पर चल रहे हैं। ग्राहम के अनुसार
साइलेंस इन रिटर्न ऑफन सिग्नल्स नॉइज इन इंटेंशन। ये एक मिथ है कि डिविडेंड देने से ग्रोथ कम हो जाती है। सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन से दोनों चीजें साथ चल सकती है। उदाहरण, एचडीएफसी बैंक ने 12% केगर से ग्रो भी किया और रेगुलर डिविडेंड भी दिया। स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों बनी रही। ग्राहम इसे बैलेंस्ड इन्वेस्टर रिवॉर्ड फिलॉसफी कहते हैं। एनुअल रिपोर्ट में सीईओ के शब्दों पर ध्यान दें। डिविडेंड हिस्ट्री को कंसिस्टेंसी से जांचें। री-इन्वेस्टमेंट का लॉजिक समझें। क्या वाकई सस्टेनेबल है? ग्राहम कहते हैं, मैनेजमेंट की एक्शंस बोलती है, बातें नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग यही शुरू होती है जब आप प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं। 14. राइट्स इशू और बोनस शेयर्स। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार कंपनी अगर वैल्यू देना चाहती है तो वो इक्विटी को सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करती है। राइट्स इशू यानी एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को नए शेयर्स खरीदने का अधिकार डिस्काउंटेड प्राइस पर। बोनस शेयर्स यानी कंपनी अपनी रिजर्व से फ्री शेयर्स देती है। ओनरशिप बढ़ती है बगैर किसी कॉस्ट के। उदाहरण, रिलायंस ने 2020 में राइट्स इशू निकाला 1275 प्रति शेयर पर, जब मार्केट प्राइस 1600 था। इन्वेस्टर्स ने 343 शेयर की सेविंग की और स्टेक भी बढ़ाया। राइट्स इशू में कंपनी कहती है, हम आपको नए शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ अगर आप पहले से हमारे शेयर होल्डर हैं। हर राइट्स इशू में रेशो होता है, जैसे 1:15, मतलब हर 15 शेयर्स पर आपको एक नया खरीदने का अधिकार। इन्वेस्टर को डिसाइड करना होता है वो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए या ना लगाए। उदाहरण, एमआरएफ ने 2019 में राइट्स इशू निकाला, जिसने कई स्मॉल इन्वेस्टर्स को डाइल्यूट कर दिया क्योंकि वे इन्वेस्ट नहीं कर पाए। बोनस शेयर्स कंपनी तब देती है जब उसके पास अर्निंग्स तो है पर कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहती। ये एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है जिसमें रिजर्व्स को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है। उदाहरण, इन्फोसिस ने 2023 में 1:02 का बोनस दिया, यानी हर 2 शेयर्स पर एक एक्स्ट्रा फ्री शेयर। शेयर प्राइस टेम्पररी एडजस्ट होता है पर ओवरऑल वेल्थ पर कोई नुकसान नहीं। राइट्स इशू में आपको नया कैपिटल लगाना पड़ता है, जिससे आपका स्टेक भी बढ़ता है और डाइल्यूशन से बच जाते हैं। बोनस में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ शेयर क्वांटिटी बढ़ जाती है। पर ध्यान रहे, बोनस सिर्फ कॉस्मेटिक है। असली वैल्यू तब आती है जब कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड या ग्रोथ दिखाए। उदाहरण, वेदांत ने बोनस तो दिया पर बाद में डिविडेंड कट कर दिया, जिससे इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। नहीं, अगर कंपनी का फंडामेंटल कमजोर है या वो सिर्फ पैसा रेज कर रही है बिना सॉलिड प्लान के, तो राइट्स इशू ट्रैप हो सकती है। उदाहरण, यस बैंक ने मल्टीपल राइट्स इशू किए पर कोई टर्न अराउंड नहीं आया, जिससे इन्वेस्टर्स का कैपिटल डाइल्यूट होता गया। ग्राहम बताते हैं, राइट्स बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्की होते हैं। बोनस और राइट्स दोनों टूल्स हैं, मगर इनका वैल्यू तभी आता है जब आप कंपनी की इंटेंट और फाइनेंशियल हेल्थ समझें, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, बोर्ड की कमेंट्री समझें और ऑफर डॉक्यूमेंट डिटेल में पढ़ें। ग्राहम कहते हैं, फ्री शेयर्स या चीप शेयर्स दोनों तभी वैल्यूबल है जब पीछे स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो। आपका नजरिया होना चाहिए क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बढ़ाना। 15. बायबैक्स और कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। बायबैक का मतलब है कंपनी अपने ही शेयर्स को बाजार से वापस खरीदती है। यह तब किया जाता है जब कंपनी को लगता है कि उसका शेयर अंडरवैल्यूड है या कैश सरप्लस है जिसे स्मार्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। बेंजामिन ग्राहम इसे वैल्यू अनलॉक मैकेनिज्म कहते हैं, जिससे बाकी शेयर होल्डर्स का हिस्सा बढ़ता है क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स घट जाते हैं। उदाहरण, टीसीएस ने 2021 में 3000 प्रति शेयर पर बायबैक किया, जिससे प्राइस में स्टेबिलिटी आई और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। जब कंपनी शेयर्स वापस खरीदती है तो मार्केट में सप्लाई घट जाती है, जिससे प्राइस ऊपर जाता है। इसके साथ ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ता है, जो इन्वेस्टर के लिए सीधे वैल्यू क्रिएशन है। उदाहरण, इन्फोसिस ने 2019 में बायबैक किया, जिससे उसका ईपीएस 7% बढ़ा और स्टॉक ने 3 महीनों में 20% रैली की। ग्राहम कहते हैं,
बायबैक एक साइलेंट डिविडेंड होता है जो नंबर्स में दिखता है। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट वर्सेस इक्विटी को बदलती है ताकि कॉस्ट कम हो और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। यह तरीका तब अपनाया जाता है जब कंपनी को लगे कि उसका बैलेंस शीट ऑप्टिमाइज नहीं है। उदाहरण, अडानी पोर्ट्स ने 2022 में डेट रिस्ट्रक्चर किया और कुछ बॉन्ड्स को इक्विटी में बदल दिया, जिससे इंटरेस्ट बर्डन कम हुआ और क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई। ग्राहम इसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग विद पर्पस कहते हैं। बायबैक का मिसयूज भी हो सकता है जब कंपनी आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाने के लिए बायबैक करती है बगैर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के। रीस्ट्रक्चरिंग में अगर डेट बढ़ा दिया गया तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वीक हो सकती है। उदाहरण, जेट एयरवेज ने 2016 में एग्रेसिव डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, पर फ्यूचर कैश फ्लो सस्टेन नहीं हुए और कंपनी गिर गई। ग्राहम चेतावनी देते हैं, स्ट्रक्चर बदलने से सब्सटेंस नहीं बदलता। इन्वेस्टर को चाहिए कि वो बायबैक की इंटेंट समझे। क्या ये वैल्यू क्रिएशन है या सिर्फ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करना? रीस्ट्रक्चरिंग में देखें, क्या कंपनी अपने डेट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर रही है? उदाहरण, एशियन पेंट्स ने 2021 में स्ट्रक्चर्ड बायबैक किया सिर्फ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए, जिससे वैल्यू जेन्युइनली अनलॉक हुआ। ग्राहम कहते हैं, इंटेंट ही इंटेग्रिटी की पहली निशानी है। बायबैक और रीस्ट्रक्चरिंग के डिसीजन मैनेजमेंट ड्रिवन होते हैं और इन्वेस्टर को मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में बायबैक रैशनल और रीस्ट्रक्चरिंग इंपैक्ट को ध्यान से पढ़ें। ग्राहम की सलाह है, शब्दों से ज्यादा कंपनी की कैपिटल मूवमेंट इन्वेस्टर को सच्चाई दिखाती है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग वही है जहां आप कीमत नहीं, वैल्यू देखते हैं। 16, आईपीओ इन्वेस्टिंग और ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है। बेंजामिन ग्राहम मानते हैं, आईपीओ में एक्साइटमेंट तो होती है, मगर इन्वेस्टर को पहले वैल्यू देखनी चाहिए। आईपीओ एक तरीका है कंपनी के लिए कैपिटल रेज करने का और इन्वेस्टर के लिए अर्ली एंट्री का। उदाहरण, नयका का आईपीओ 1/125 पर लॉन्च हुआ और लिस्टिंग के पहले ही डे 2000 पर पहुंच गया, जिससे कई इन्वेस्टर्स को एक दिन में 75% रिटर्न मिला। ग्रे मार्केट प्रीमियम वो अनऑफिशियल रेट होता है जो आईपीओ शेयर्स की डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है लिस्टिंग से पहले। ये एक सिग्नल है कि मार्केट आईपीओ को कैसे देख रहा है, लेकिन गारंटी नहीं। उदाहरण, जोमैटो का जीएमपी 30 रुपए था, लेकिन लिस्टिंग पर सिर्फ 20 रुपए की गेन मिला। ग्राहम चेतावनी देते हैं, एंटिसिपेशन इज नॉट वैल्यू, इट्स जस्ट नॉइज। जीएमपी एक इनफॉर्मल मार्केट में तय होता है जहां कुछ ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स डील्स करते हैं। फैक्टर्स इंक्लूड ओवर सब्सक्रिप्शन रेट, एंकर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और मीडिया हाइप। उदाहरण, परस डिफेंस का आईपीओ हेविली ओवर सब्सक्राइब था। जीएमपी 200 रुपए तक पहुंचा और लिस्टिंग में 280 रुपए पर खुला। पर ग्राहम के अनुसार यह प्राइस एक्शन भी टेम्पररी हो सकता है। आपको अंडरलाइंग बिजनेस पर भरोसा चाहिए। ग्राहम का नजरिया है, आईपीओज में वैल्यू तभी मिलती है जब बिजनेस स्ट्रांग हो और प्राइस सही हो। अगर आईपीओ ओवरप्राइस्ड है या सिर्फ हाइप से ड्रिवन है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल टूटते हैं। उदाहरण, पेटीएम का आईपीओ 2150 पर आया, जीएमपी भी हाई था, पर लिस्टिंग के बाद 1300 तक गिर गया। ग्राहम कहते हैं, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू सीक। स्मार्ट आईपीओज की पहचान होती है स्ट्रॉन्ग बिजनेस, स्केलेबल मॉडल और रीजनेबल वैल्यूएशन। इन्वेस्टर को डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहिए ताकि रेवेन्यू, रिस्क और मैनेजमेंट क्वालिटी समझ सके। उदाहरण, डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने 299 रुपए के आईपीओ पर लॉन्च किया और विद इन 2 ईयर्स 2000 पार कर गया, बिना किसी जीएमपी ड्रामा के। ग्राहम कहते हैं, साइलेंस प्लस सब्सटेंस स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जीएमपी सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए देखें, डिसीजन के लिए नहीं। डीआरएचपी और वैल्यूएशंस पर ज्यादा ध्यान दें। लिस्टिंग गेन को बोनस समझें, असली वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है। ग्राहम कहते हैं, आईपीओ इन्वेस्टिंग में एक ही चीज रेयर होती है,
डिसिप्लिन बुक्स इजी व्यूअर्स को चाहिए डीप एनालिसिस, ना कि नॉइज ड्रिवन एक्शन। 17 स्मॉल कैप्स इन्वेस्टिंग। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है। ये कंपनियां इमर्जिंग होती हैं या रीजनल लीडर्स जो नेशनल लेवल पर स्केल करने की कोशिश कर रही होती है। ग्राहम कहते हैं, छोटी मछली में बड़ा दम हो सकता है, पर धैर्य और विवेक चाहिए। उदाहरण, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक छोटा ईएमएस प्लेयर था, 2017 में 350 शेयर पर, और 2023 तक 4,000 प्लस पहुंच गया। इन कंपनियों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज, मार्केट रीच और रेजिलियंस होता है। मार्केट वॉलेटिलिटी इनकी अर्निंग्स को जल्दी प्रभावित करती है। मैनेजमेंट क्वालिटी भी कई बार अंडर डेवलप्ड होती है। उदाहरण, क्वालिटी लिमिटेड एक डेयरी फर्म थी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया, लेकिन डेट मिसमैनेजमेंट से क्रैश हो गई। ग्राहम चेताते हैं, ग्रोथ बिना गवर्नेंस सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। अगर किसी स्मॉल कैप में स्केलेबल बिजनेस, स्ट्रॉन्ग नीश और विजनरी मैनेजमेंट हो तो कंपाउंडिंग तेज होता है। उदाहरण, सेरा सैनिटरीवेयर ने रूरल बाथरूम फिटिंग्स से शुरू करके प्रीमियम कैटेगरी में जंप किया। स्टॉक ने 10 साल में 25x रिटर्न दिया। ग्राहम कहते हैं, छोटे आइडियाज में अगर रील इनोवेशन हो तो रिवॉर्ड डिस्प्रपोर्शनेट होता है। क्या कंपनी का मोट है? क्या डेट मैनेजेबल है? क्या मैनेजमेंट क्रेडिबल और विजनरी है? उदाहरण, दीपक नाइट्राइट ने स्पेशलिटी केमिकल्स में मोट बनाया, डेट जीरो, और स्टॉक ने 5 साल में 15x रिटर्न दिया। ग्राहम सलाह देते हैं, चेक प्रोडक्ट, चेक पीपल, चेक प्रोमिसेस, फिर पैसा लगाइए। केवल पास्ट रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करना। पेनी स्टॉक को स्मॉल कैप समझ लेना। मीडिया हाइप्ड मोमेंटम पर ब्लाइंड फेथ रखना। उदाहरण, वक्रांगी एक टेक स्टॉक जो 400 रुपए तक गया, फिर गवर्नेंस इशू से 40 रुपए तक गिर गया। ग्राहम कहते हैं, वॉल्यूम और वेलोसिटी में फर्क होता है, वैल्यू कहीं बीच में होती है। लॉन्ग टर्म हराइजन रखें, 5+ साल। प्राइस डिप्स को अक्यूमुलेट स्ट्रैटेजी में बदलें। सेक्टर ट्रेंड्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज को पढ़े। उदाहरण, ग्रीन एनर्जी में स्मॉल कैप स्टॉक बोरोसिल रिन्यूएबल्स गवर्नमेंट पुश से मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया। ग्राहम की सीख, छोटे कदम लंबे सफर में असली भूमिका निभाते हैं। 18 पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स या कंपनीज में बांटना ताकि रिस्क सेंट्रलाइज्ड ना हो। बेंजामिन ग्राहम इसे रिस्क रिडक्शन थ्रू इंटेलिजेंट बैलेंस कहते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर एग्स को एक ही बास्केट में नहीं रखता, बल्कि हर एक की क्वालिटी और बास्केट की स्ट्रेंथ समझता है। उदाहरण, एक निवेशक ने 60% इक्विटी, 30% डेट और 10% गोल्ड में डाइवर्सिफाई किया। मार्केट क्रैश में पोर्टफोलियो स्टेबल रहा। ग्राहम की क्लासिक एडवाइस है, एक इन्वेस्टर को 50% इक्विटी और 50% हाई ग्रेड बॉन्ड्स से शुरू करना चाहिए। अगर मार्केट अंडरवैल्यूड लगे तो इक्विटी की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है, जैसे 75-25। अगर मार्केट ओवरवैल्यूड लगे तो रिवर्स हो सकता है। उदाहरण, 2008 के बाद कई ग्राहम स्टाइल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाया और अगले 5 साल में 4x ग्रोथ ली। अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ बैंकिंग और एटी में है तो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क आपको हर्ट कर सकता है। ग्राहम मानते हैं, सेक्टरल स्प्रेड आपको बिजनेस साइकिल से बचाता है। उदाहरण, फार्मा सेक्टर ने लॉकडाउन में आउट परफॉर्म किया, जबकि हॉस्पिटैलिटी क्रैश हो गई। स्मार्ट इन्वेस्टर ने दोनों सेक्टर्स में बैलेंस बना रखा, जिससे पोर्टफोलियो का हेल्थ इंटैक्ट रहा। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, पर हर जगह पैसा फैलाना भी गलत है। ग्राहम कहते हैं, 20 से ज्यादा स्टॉक्स रखने का मतलब होता है आप खुद से ही बिना विश्वास के इन्वेस्ट कर रहे हैं। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने 35 स्टॉक्स रखे, कोई मीनिंगफुल कन्विक्शन नहीं था, रिजल्ट बिलो मार्केट रहा। स्प्रेड विदाउट स्ट्रैटेजी इज जस्ट कंफ्यूजन। मार्केट बदलता है और पोर्टफोलियो को समय समय पर एडजस्ट करना जरूरी है। ग्राहम के अनुसार रीबैलेंसिंग डिसिप्लिन सिखाता है, ग्रीड और फियर पर काबू रखना आता है। उदाहरण, एक इन्वेस्टर ने 2021 में इक्विटी रैली के बाद 10% निकालकर डेट में डाला।
2022 करेक्शन में नुकसान बचा। स्मार्ट इन्वेस्टिंग यही शुरू होती है जब आप गेन्स को प्रिजर्व करना सीखते हैं। 19 मार्केट साइकिल्स और इन्वेस्टर साइकोलॉजी। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो फेजेस में चलता है। बूम, पीक, करेक्शन, बेयर, रिकवरी, रैली। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं मार्केट एक पेंडुलम है, कभी ऑप्टिमिज्म कभी पेसिमिज्म। उदाहरण 2003 से 2008 का बुल रन फॉलोड बाय 2008 क्रैश, फिर 2014 से नई रैली शुरू हुई। जब मार्केट ऊपर जाता है, इन्वेस्टर ग्रीड से ड्रिवन होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। क्रैश होने पर वही इन्वेस्टर पैनिक में सेल कर देता है। ग्राहम इसे इमोशनल ओवर रिएक्शन कहते हैं, जो वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। उदाहरण 2020 में कोविड क्रैश में कई रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेल किया, लेकिन अगले 6 महीनों में मार्केट 80% रिकवर हो गया। मार्केट साइकिल्स को पे रेशियो, सेंटिमेंट इंडेक्स, लिक्विडिटी फ्लोज और मैक्रो इंडिकेटर से समझा जा सकता है। उदाहरण 2021 में पे रेशियो 40+ था, सिग्नल था कि मार्केट ओवरहीटिंग है। ग्राहम सलाह देते हैं, सिग्नल्स पर ध्यान दो, शोर पर नहीं। इमोशंस को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर को चाहिए रिटन स्ट्रैटेजी, टाइम हराइजन क्लैरिटी, रेगुलर जर्नलिंग। उदाहरण एक निवेशक ने क्रैश में सिप चालू रखी, 3 साल बाद सैम स्टॉक 2x हो गया। ग्राहम कहते हैं जो शांत रहता है वही विजेता बनता है। अवॉइड हर्ड मेंटालिटी, रिस्पेक्ट वैल्यूएशंस, स्टे इन्वेस्टेड बट सेलेक्टिवली। उदाहरण मारुति सुजुकी ने 2008 में 50% गिरावट देखी, मगर जो इन्वेस्टर्स रुके रहे उन्हें 5x रिटर्न मिला। ग्राहम की सीख, टाइम द टेम्परमेंट नॉट द मार्केट। मार्केट साइकिल में मत बहिए, साइकिल को समझिए। अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को लिखिए, इमोशनल ट्रिगर्स पहचानिए, FOMO, ग्रीड, पैनिक। ग्राहम कहते हैं आपके रिएक्शन से ज्यादा आपकी सोच मायने रखती है। बुकसीजी व्यूअर्स को चाहिए मेंटल टूलकिट, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रैकर। 20 रिस्क मैनेजमेंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। रिस्क मैनेजमेंट यानी अपने निवेश को ऐसे प्लान करना कि नुकसान की संभावना कम हो जाए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं रिस्क का मतलब है परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, ना कि मार्केट फ्लक्चुएशन। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले डाउनसाइड सोचता है, फिर अपसाइड। उदाहरण एक निवेशक ने 2021 में सिर्फ ऐसे स्टॉक्स चुने जिनका डेट जीरो था। मार्केट गिरा पर पोर्टफोलियो स्टेबल रहा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी ऐसा बफर जो आपको गलत अनुमान या मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाए। ग्राहम इसे इन्वेस्टिंग का सबसे क्रिटिकल प्रिंसिपल मानते हैं, बाय एट अ प्राइस मच लोअर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। उदाहरण एक निवेशक ने कोल इंडिया 180 रुपए पर खरीदा, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू 250 रुपए थी। बाद में 240 रुपए तक गया, पर रिस्क कम रहा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट प्राइस। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए है और मार्केट प्राइस 350 रुपए, तो MOS 150 रुपए है। ग्राहम कहते हैं जितना बड़ा मार्जिन उतना छोटा रिग्रेट। उदाहरण एक इन्वेस्टर ने HDFC Ltd 2000 पर खरीदा जब फेयर वैल्यू 2600 थी। MOS 600 रुपए ने उसे करेक्शन में बचाया। बिजनेस रिस्क, कंपनी का मॉडल सस्टेनेबल है या नहीं। फाइनेंशियल रिस्क, डेट कितना है, कैश फ्लो कैसा है। मार्केट रिस्क, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। उदाहरण स्पाइस जेट में फाइनेंशियल रिस्क हाई था, डेट हैवी स्ट्रक्चर ने इन्वेस्टर वेल्थ को नुकसान पहुंचाया। ग्राहम कहते हैं रिस्क वही है जो आप नहीं समझते। प्राइस डिसिप्लिन रखिए, बिजनेस को समझिए, सिर्फ चार्ट नहीं। अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस, हमेशा डाउनसाइड सोचिए। उदाहरण एशियन पेंट्स में निवेश करने वाले ने सिर्फ वैल्यूएशन देखकर नहीं, मोट और मैनेजमेंट देखकर इन्वेस्ट किया। रिजल्ट 10 साल में 15x रिटर्न, बिना पैनिक के। हर निवेश से पहले डाउनसाइड सोचिए। MOS को फॉर्मूला नहीं, माइंडसेट मानिए। रिस्क को अवॉइड नहीं, मैनेज कीजिए। ग्राहम कहते हैं सेफ्टी मार्जिन इन्वेस्टिंग का सीट बेल्ट है, बिना उसके ड्राइव करना फुलिशनेस है। बुकसीजी व्यूअर्स को चाहिए ऐसा पोर्टफोलियो जो सिर्फ रिटर्न्स नहीं, रिजिलियंस भी दिखाए। 21 इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की आखिरी सीख। 21 टॉपिक, 21 सीढ़ियां। हर एक ने हमें इन्वेस्टिंग की एक नई परत दिखाई।
बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों से लेकर इंडियन मार्केट्स के उदाहरणों तक हमने इन्वेस्टिंग को नॉइज से निकालकर नैरेटिव में बदला। बुक्स इजी व्यूअर्स ने सिर्फ रिटर्न नहीं सीखे, उन्होंने पेशेंस, साइकोलॉजी और लॉजिक का संगम देखा। ग्राहम ने हमें सिखाया, इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट टू रिचेस नहीं है, ये एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस है जो कैरेक्टर बिल्ड करती है। आपने अब सिर्फ स्टॉक्स नहीं पहचाने, आपने खुद को इन्वेस्टर माइंडसेट में ढाला। जिस दिन आप वैल्यूएशन पर एक्साइटेड हो और हाई पर शांत, आप विजेता है। वेल्थ बनाना इजी है, विजडम के बिना वेल्थ टिकती नहीं। अब अगला कदम है पोर्टफोलियो को सिर्फ नंबर नहीं, नैरेटिव बनाना। हर निवेश आपकी स्टोरी का हिस्सा है और ग्राहम की फिलॉसफी आपकी कॉम्पास। बुक्स इजी व्यूअर्स को अब चाहिए कन्विक्शन लेड पोर्टफोलियोज जो दूसरों को दिखाने नहीं, खुद को समझाने के लिए बने। इन्वेस्टिंग इजंट अबाउट बीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट अवॉइडिंग बीइंग बीटन योरसेल्फ। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हार से डरता नहीं, वो रिस्क से प्यार करता है क्योंकि उसे समझता है। अब आपके पास वो नजर है जो प्राइस टैग नहीं, वैल्यू डीकोड करती है। बुक्स इजी का मकसद यही था, आपको इन्वेस्टिंग की भाषा सिखाना, फॉर्मूला नहीं। अब आपका काम है इस नॉलेज को स्प्रेड करना, बिगिनर्स को गाइडिंग हैंड देना और मार्केट को एक बेहतर सोच देने का मिशन बनाना। बुक्स इजी फैमिली वो है जो नंबर्स में नहीं, नर्चरिंग में यकीन रखती है। ग्राहम का रास्ता लंबा है, लेकिन जो इसे अपनाता है वो मार्केट का शांत योद्धा बन जाता है। अगर आप इस बुक्स इजी सीरीज के साथ जुड़े रहें तो अब आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं हैं, आप ग्राहम के फिलॉसफी के टॉर्च बियरर हैं। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक कहानी है और आप अब उस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। जैसा ग्राहम कहते हैं, नॉलेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड। अगर आपको ये सीख पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और बुक्स इजी को सब्सक्राइब करें ताकि ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं, सबकी हो।